स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास एनसीईआरटी का लेसन नेताजी का चश्मा पढ़ेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे हम। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? इसमें प्रश्न है हमारा कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन कहते थे। सेनानी न होते हुए भी लोग उसको कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उन्हें नेताजी के प्रति बहुत ही सम्मान की भावना थी। कैप्टन चश्मे वाले में नेताजी के प्रति अगाध प्रेम एवं लगाव और श्रद्धा का भाव था। शहीद एवं देशभक्तों के अलावा अपने देश से उसी तरह लगाव रखता था जैसा कि फौजी व्यक्ति रखते हैं। उसमें देश प्रेम एवं देशभक्ति का भाव कूट कूट कर भरा था। वह देशभक्त था। वह नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा हुआ न देखकर उसे लगता था कि नेताजी का सम्मान नहीं हो रहा है, और वह छोटी सी दुकान नेताजी के चश्मा के पास, नेताजी की मूर्ति के पास ही चश्मे की दुकान लगाता था और रोज उसी पे मूर्ति पे चश्मा बदलता रहता था। नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के देखकर उसे दुख होता था, इसीलिए वह चश्मा बदलता रहता था। यह आपका प्रश्न है और यह आपका उत्तर है। नेक्स्ट, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? इसका उत्तर है, हालदार साहब इसलिए मायूस हो गए थे क्योंकि वे सोचते थे कि कस्बे के चौराहे पर मूर्ति तो होगी, पर उसकी आंखों पर चश्मा न होगा। अब कैप्टन तो जिंदा है नहीं जो मूर्ति पर चश्मा लगाए। देशभक्त हालदार साहब को नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति उदास कर देती है। इस तरीके से इसमें बहुत सारे तर्क दिए गए हैं कि नेता मूर्तिकार जो था वह मूर्ति बनाते समय उसने चश्मा नहीं लगाया था, और नेताजी की मूर्ति पे रोज चश्मा लगाने का काम वही चश्मे वाला करता था। अब तो उसकी मृत्यु हो गई है, अब चश्मा कौन लगाएगा? ख, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि देश में देश प्रेम देशभक्ति अभी भी समाप्त नहीं हुई है। बच्चों द्वारा किया गया कार्य स्वस्थ भविष्य का संकेत है। उनमें राष्ट्र प्रेम के बीज अंकुरित हो रहे हैं। जब मूर्ति पर चश्मा नहीं था और जब चश्मे वाला की मृत्यु हो गई थी, तब हालदार साहब ने सोचा मैं मूर्ति की तरफ नहीं देखूंगा क्योंकि मूर्ति पर चश्मा नहीं लगा होगा। लेकिन फिर भी वह नहीं मानते हैं और अपनी निगाहें घुमाकर देखते हैं तो वहां पे चश्मा लगा हुआ था, लेकिन वह भी सरकंडे का लकड़ी का बना हुआ चश्मा लगा हुआ था जिसे बच्चों ने लगाया था। उसे देखकर उनके मन में यह श्रद्धा भाव जाग उठता है कि आज भी बच्चों में देशभक्ति की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना के बीज अंकुरित हो रहे हैं। आज भी देशभक्ति कायम है। ग, हालदार साहब नंबर है, हालदार साहब सोच रहे थे कि कैप्टन के न रहने से नेताजी की मूर्ति चश्मा विहीन होगी, परंतु जब देखा कि मूर्ति पर आंखों पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है तो उनकी निराशा आशा में बदल जाती है। उन्होंने समझ लिया कि युवा पीढ़ी में भी देश के प्रति प्रेम है, देश के प्रति भक्ति भावना है, देश के लिए शुभ संकेत है। यह बात सोचकर वह भावुक हो जाते हैं, थोड़ा दुखी हो जाते हैं, पर फिर भी वह सोचते हैं कि कैप्टन चश्मे वाला नहीं है, उसकी मृत्यु हो गई है, फिर भी देशभक्ति आज भी हमारे देश में बच्चों में भी कायम है। नेक्स्ट, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती रहती है। यह प्रश्न तीसरा आपका है। इसमें यह बताया गया है कि जिस तरीके से पान वाला बार बार कैप्टन की बातों पर और कैप्टन के बारे में बता बता कर हंसता था, उसका मजाक उड़ाता था, उसी से संबंधित एक क्वेश्चन दिया गया है। उस पंक्ति का आशय यह है कि बहुत से लोगों ने देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। कुछ लोग उनके बलिदान की प्रशंसा न करके ऐसे देशभक्तों का उपहास उड़ाते हैं। लोगों में देशभक्ति की ऐसी घटती भावना निश्चित रूप से निंदनीय है।
ऐसे लोग हद तक स्वार्थी होते जा रहे हैं। उनके लिए स्वार्थ ही सर्वोपरि होता जा रहा है। वे अपने स्वार्थ के लिए, सब स्वार्थ की सिद्धि के लिए देशद्रोह करने तक को तैयार रहते हैं। इसीलिए हमारे अंदर भी देश भावना की भक्ति होनी चाहिए, स्वार्थ से परे होना चाहिए, जिससे कि हम देश के प्रति कुछ कर सकें। प्रश्न नंबर 4 है, पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। इसमें चौथा क्वेश्चन है, पान वाले के बारे में हमें उसका रेखा चित्र प्रस्तुत करना है। वह कैसा था, उसका आकार कैसा था, बोलने में कैसा था। पान वाला अपनी पान की दुकान पर बैठा ग्राहकों को पान देने के अलावा उनसे कुछ न कुछ बातें करता रहता था और पान देता रहता था। स्वभाव से काफी खुश मिजाज था, काला था और मोटा भी था। वह काला था, मोटा था, खुश मिजाज व्यक्ति था। उसकी तोंद निकली हुई थी। वह पान खाता रहता, जिससे उसकी बत्ती सी लाल काली हो रही है। वह पान हमेशा खाता रहता था, हंसता रहता था, जिससे कि उसके जितने भी दांत हैं, जब हंसता तो बत्ती सी उसकी लाल और काली हो रही है, सब दिखाई देने लगती। वह जब हंसता है तो उसकी तोंद थिरकने लगती थी। हंसने पे उसका पूरा मुंह लाल दिखाई देने लगता था दांतों, और हंसता था तो उसकी जो तोंद थी, जो उसका पेट था, वह हिलने लगता था, थिरकने लगती थी। वह वाक्पटु है, जो व्यंग्यात्मक बातें कहने से भी नहीं चूकता। वह बात करने में बहुत ही तीव्र था, तेज था, और वह व्यंग्य भी करता था। इस तरीके से पान वाले का रेखा चित्र है। आपको सिर्फ यही समझ बताना है कि वह खुश मिजाज था, वह ग्राहकों को पान देने के साथ साथ बातें भी करता था, वह काला मोटा था, उसकी तोंद निकली थी, और वह पान खाता रहता था, हंसता रहता था, बत्तीसियां अपनी दिखाता रहता था, और काफी बात करने में तेज था। वह व्यंग्य भी करता था लोगों को। पांचवा प्रश्न, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। यह बात जो पान वाला हवलदार साहब को कहता है कि वह क्या जाएगा, वह कैप्टन नहीं है, वह तो बस उसको कैप्टन कहते हैं लोग। पान वाला कैप्टन चश्मे वाले के बारे में कुछ ऐसी ही घटिया सोच रखता है। वास्तव में कैप्टन इस तरह की अपेक्षा का पात्र नहीं। उसका इस तरह मजाक उड़ाना तनिक भी उचित नहीं है। वास्तव में कैप्टन उपहास का नहीं बल्कि सम्मान का पात्र है, क्योंकि वह एक देशभक्त है, और देशभक्त के प्रति वह कितना सम्मान की भावना रखता है। नेताजी के चश्मा न मूर्ति पर होने के कारण वह अपनी दुकान का चश्मा रोज नेताजी को लगाता था। उसके अंदर देशभक्ति थी। अपने अति सीमित संसाधनों से नेताजी की मूर्ति पर वह चश्मा लगाकर देश प्रेम का प्रदर्शन करता था, और लोगों में देशभक्ति की भावना भी उत्पन्न करने के अलावा प्रगाढ़ भी करता था। ऐसे लोगों का ऐसे लोगों को देखकर हमारे मन में भी देशभक्ति की भावना जाग उठती है। ऐसे लोगों को हमें सम्मान देना चाहिए, न कि पान वाले जैसा उनका मजाक उड़ाना चाहिए। नेक्स्ट, रचना और अभिव्यक्ति। निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं? इसमें पात्रों के बारे में दिया गया है। इसमें मेन पात्र हवलदार साहब हैं और पान वाला है। तीसरा जो है वह कैप्टन है। इन तीनों पे ही ये पूरी कहानी आधारित है। इसी के बारे में आपको जानना है। हवलदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। हवलदार साहब चौराहे पे रुक जाते थे, नेताजी की मूर्ति को वह देखते रहते थे, क्योंकि जब शुरू शुरू में जिस मूर्तिकार ने मास्टर ने बनाया था मूर्ति, उस पे चश्मा लगाना वह भूल गया था। लेकिन जब उस चौराहे पे आता और उस चौराहे पे उस असली चश्मा जब लगा रहता था मूर्ति पर, तब उसे आश्चर्य होता था कि कोई देशभक्त है। जो देशभक्त था वह कैप्टन था, चश्मे वाला था, बूढ़ा व्यक्ति दुबला पतला था। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखों को पोंछता है। साहब कैप्टन मर गया। कैप्टन बार बार
मूर्ति पर चश्मा लगाता था। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगाता ही नहीं रहेगा। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। पान वाले से हवलदार साहब पूछने पे वह अपनी पान को पीछे दुकान के थूकता है और थूक कर आंखों में उसके आंसू आ जाते हैं और वो पूछता है और इसके बाद कहता है कि साहब, पान वाला कैप्टन तो इस दुनिया में नहीं रहा। हवलदार साहब अपने कर्म के प्रति सजग तथा पान खाने के शौकीन थे। उनके मन में शहीदों और देशभक्तों के प्रति आदर की भावना थी। नेताजी की मूर्ति को रुककर ध्यान से देखना तथा चश्मा विहीन मूर्ति को देखकर आहत होना इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। वे चाहते हैं कि युवा पीढ़ी में यह भावना और भी प्रबल हो जाए। वह चाहते हैं कि इस मूर्ति को देखकर जिस प्रकार से कैप्टन चश्मा लगाते थे, नेताजी की मूर्ति को सम्मानित करते थे, उसी प्रकार की भावना लोगों में, बच्चों में, आने वाली पीढ़ियों में जागृत हो और देश के लिए वह भी आत्मसम्मान की भावना रखें। नेक्स्ट, पान वाला प्राय कैप्टन चश्मे वाला का उपहास उड़ाया करता था, जिससे ऐसा लगता जैसे उसके अंदर देशभक्ति की भाव ही नहीं है। जब कैप्टन मर जाता है तब उसके देश प्रेम की झलक मिलती है। वह कैप्टन जैसे व्यक्ति की मृत्यु से दुखी होता है और उसकी मृत्यु की सूचना देता है। ऐसा करते हुए उसकी आंखें भर जाती हैं। जो पान वाला जब सारी बातें बताता है तो उसकी आंखें जो है वह भर जाती है और वह दुखी होकर कहता है कि कैप्टन इस दुनिया में नहीं रहा। वह दुखी हो जाता है, काफी निराश हो जाता है और यह सारी बातें पान वाला हवलदार साहब को बताता है। ग है, कैप्टन भले ही शारीरिक रूप से फौजी व्यक्ति वाला न रही हो, पर मानसिक रूप से वह फौजियों जैसी ही मनोभावना रखता था। उसके हृदय में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। वह भले ही कैप्टन न था, वह भले ही फौजी नहीं था, शारीरिक रूप से दुबला पतला व्यक्ति था, लेकिन उसके मन में देश के प्रति सम्मान की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति देखकर वह आहत होता, दुखी होता था। उस कमी को पूरा करने के लिए अपने सीमित आय से भी चश्मा लगा दिया करता था। जो चश्मा वह बेचता था उसी में से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर लगा देता था और जब किसी ग्राहक को पसंद आता था तो उस मूर्ति को उठाकर नेताजी से क्षमा मांगता और फिर नेताजी को दूसरा चश्मा लगा देता। इसी तरीके से वह दिन प्रतिदिन डेली यही काम करता था, कैप्टन चश्मे वाला। नेक्स्ट है, जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा। अपनी कल्पना से लिखिए। इसमें कल्पना करना है, सोचना है और अपने विचार से लिखना है इसे कि जब तक देखा ही नहीं होगा कैप्टन को और उस मूर्ति को बिना चश्मे की, तब उनके मन में, हवलदार साहब के मन में क्या विचार आया होगा, वह क्या सोच रहे होंगे इसके बारे में। जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन को साक्षात रूप से नहीं देखा तब तक उनके मानस पटल पर कैप्टन का व्यक्तित्व तो एक फौजी व्यक्ति जैसा रहा होगा। जब तक उन्होंने देखा नहीं होगा और यह सोचते होंगे कि नेताजी की मूर्ति पे चश्मा कौन लगाता है, तब तक हवलदार साहब यही सोचते होंगे यह कोई न कोई फौजी व्यक्ति ही होगा जो इतना सम्मान देता है नेताजी की मूर्ति को। लंबे कद वाला, मजबूत कद काठी वाला, हट्टा कट्टा दिखता होगा। उसका चेहरा रोबीला सा होगा, घनी मूछों वाला रहा होगा। वह अवश्य ही नेताजी की फौज में सिपाही रहा होगा। वह हर कोण से फौजियों जैसा ही दिखता होगा। मतलब जब हवलदार साहब नहीं देखे होंगे तो उनके मन में ऐसा ही विचार आता होगा कि कोई फौजी होगा, काफी हट्टा कट्टा होगा, मोटा तगड़ा होगा। ऐसा ही उनके मन में कल्पना आती होगी। इसमें 8 नंबर है, कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहे पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? आप अपने इलाके के चौराहे पर
किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों? उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए? इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो आपके विचार क्या होंगे? प्रश्न नंबर 8 है, इसमें समाज सेवा, देश सेवा, ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रसिद्ध व्यक्तियों की मूर्ति प्राय कस्बों, चौराहों, महानगरों, शहरों में लगाई जाती है। ऐसी मूर्तियां लगाने का उद्देश्य सजावटी न होकर उद्देश्य पूर्ण होता है। लोग ऐसे लोगों के कार्यों को जानें तथा उनसे प्रेरित हों। इसमें कहा गया है कि अगर जो भी मूर्तियां हैं ऐसी जगह लगाई जाएं तो वह महानगरों के बीचों बीच में, शहरों में लगाई जाएं और इन मूर्तियों को लगाने का उद्देश्य सजावटी न होकर उद्देश्य पूर्ण हो, जिससे लोगों के मन में देश के प्रति देशभक्ति जागृत हो। इसी का ख भाग है, मैं अपने इलाके के चौराहे पर चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा लगवाना चाहूंगा ताकि लोगों, विशेषकर युवा वर्ग को अपने देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा मिले। अपनी मातृभूमि पर आंच न आने दें और अपने जीते जी देश को गुलाम भी न होने दें। देश को गुलाम होने से बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने से भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, हिचकिचाएं नहीं। इसके अलावा युवाओं में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना बलवती रहे और जागती रहे और हमें अपने देश के लिए जागृत होना चाहिए। अपने देश के लिए हमें कुछ कर गुजरना चाहिए। युवा पीढ़ी को भी जागृत करना चाहिए देश के सम्मान के लिए। अगर मेरे इलाके में भी कोई मूर्ति लगवानी हो तो मैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे महान व्यक्तियों की मूर्ति हम लगवाना चाहेंगे। इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आप अपनी मर्जी से भी किसकी मूर्ति लगवाना चाहते हैं आप उसे लिख सकते हैं। ग, चौराहे या कस्बे में लगी समाज सेवी या अन्य उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति की प्रतिमा के प्रति हमारा तथा अन्य लोगों का यह उत्तरदायित्व होना चाहिए कि हम उसकी साफ सफाई करवाएं। अगर कोई भी मूर्ति हमारे आसपास में लगाई गई है और उसको ऐसा नहीं है कि चौराहे पे कोई मूर्ति लगा दी जाए और हमारा उद्देश्य है कि मूर्ति लग गई बस काम खत्म हो गया और वहां पे बहुत सारी गंदगी कर दें, पर ऐसा नहीं। जब कोई मूर्ति लगाई जाती है तो मूर्ति को हमेशा साफ सफाई करवाते रहना चाहिए। साल में कम से कम एक बार वहां ऐसा आयोजन करें ताकि लोग वहां एकत्र हों और उस व्यक्ति के कार्यों की चर्चा की जाए, जिसकी मूर्ति लगी रहे उसके बारे में चर्चा की जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उसके बारे में शिक्षा ग्रहण कर सके, शिक्षा ले सकें। जैसे नेताजी की मूर्ति अगर लगी है तो वहां पे कम से कम साल में एक बार उनके जन्मदिन के दिन वहाँ आयोजन करना चाहिए, लोगों को इकट्ठा करना चाहिए और नेताजी के बारे में, देशभक्ति के बारे में सबको बताना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी भी इस देशभक्त का सम्मान करे और वह भी देश के लिए कुछ आगे चल के देश के भविष्य के लिए कुछ करे। प्रश्न नंबर 9 है, सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए, उन पर अमल भी कीजिए। तो हमें बताना है कि हमारे जो देश में तैनात फौजी हैं उनका परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों के बारे में किसी न किसी रूप में देश प्रेम से जुड़े हुए हैं। ये आपका उत्तर है। सीमा पर तैनात फौजी विशिष्ट रूप से देश प्रेम का परिचय देते हैं। जो हमारे बॉर्डर पे जो भी सैनिक हैं, जो जवान हैं, जो हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उनकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं, अन्यथा हम भी सुरक्षित नहीं रहते। उनका देश प्रेम अत्यंत उच्च कोटि का है, अनुकरणीय है, परंतु हम लोग भी विभिन्न कार्यों के माध्यम से देश प्रेम को प्रकट करना चाहिए। यह काम सरकारी संपत्ति को क्षति न पहुंचाना, बढ़ते प्रदूषण को रोकने में मदद करना, अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए, पर्यावरण तथा आसपास की साफ सफाई करना, पानी के स्रोतों को भी बढ़ाना। इस तरीके से बहुत सारे कार्य हैं
जिसके माध्यम से हम अपने देश के लिए, अपने देश की फौजियों के सम्मान के प्रति, अपने साफ सफाई के प्रति, नदियों के साफ सफाई के प्रति अधिक से अधिक वृक्ष लगाना, पर्यावरण को जो भी दूषित हो रहा है उसे समाप्त करने की कोशिश करना चाहिए। निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। मानक हिंदी देवनागरी लिपि में लिखना है। कोई ग्राहक आ गया, ग्राहक मतलब ग्राहक, समझो उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा, किधर मतलब किधर, किधर से, कहाँ से लाएगा। इसका अर्थ है, ये जो दिया है ये पूरा ग्राहक, ग्राहक मतलब ग्राहक होता है, और किधर मतलब किधर होता है, किधर कहाँ से लाएगा। तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया, उधर, उधर मतलब उधर, वहां पे दूसरे को बैठा दिया। इस तरीके से इसका जो अर्थ है वह, मान लो कोई ग्राहक, इसका अर्थ है ये ग्राहक होता है, ग्राहक आ गया, उसे चौड़ा फ्रेम चाहिए, तो कैप्टन कहाँ से लाएगा, कहाँ से लाएगा, तो उसे मूर्ति वाला फ्रेम दे देता है और मूर्ति पर दूसरा फ्रेम लगा देता है। इस तरीके से वह बदलता रहता था, लगाता रहता था। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भाई खूब क्या आइडिया है। इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होता है। एक भाषा का दूसरी भाषा से जो संबंध होता है उसके आने से भाषा में क्या लाभ होता है। एक भाषा के शब्द जब ज्यों के त्यों दूसरी भाषा में आते हैं तो इससे भाषा सरल, सहज और बोधगम्य बन जाती है, इजी बन जाती है, आसान बन जाती है। वह अधिकाधिक लोगों द्वारा प्रयोग और व्यवहार में लाई जाती है। कुछ ही समय में ये शब्द उसी भाषा से बनकर रह जाते हैं। जब एक भाषा दूसरी भाषा में उसी रूप में आती है तो वह भाषा और भी सरल बन जाती है, ज्यों की त्यों उसी में, और सरल बन जाती है, बोधगम्य बन जाती है, आसान बन जाती है, और लोगों के व्यवहार में वह आसानी से बोली जाती है, आसानी से जीवन में उतारी जा सकती है। शब्द उसी भाषा से बनकर रह जाते हैं। यह आपका 11 प्रश्न है। इसके बाद आपका भाषा अध्ययन है, हम भाषा अध्ययन करेंगे। निम्नलिखित दिया है, यहाँ पे थोड़ा कट हो गया है। निम्नलिखित वाक्यों से निपात छाटना है आपको। जो निम्नलिखित वाक्यों से निपात छाटिए और उनसे नए वाक्य बनाइए। इसमें दिया है, देखिए यहाँ पे है, निम्नलिखित वाक्यों से निपात, ये निपात है, निपात छाटिए, छाटना है और उनसे नए वाक्य बनाना है। निपात जिसमें बलाघात हो, जैसे तुम्हें स्कूल जाना ही है, जहाँ पे बल दिया गया है उसे निपात कहते हैं। जैसे ही है, भी है, और ऐसे बहुत सारे वाक्य होते हैं जिसपे बल देकर किसी को कहा जाता है कि तुम्हें यह चीज करना ही है, वही हमें इसमें छाट कर लिखना है। इसमें देखिए क है, क प्रश्न है, नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। इसमें थी है, देखिए इसमें ये सब, इस सब बलाघात के प्रयोग। किसी स्थानीय कलाकार को ही, यहाँ पे भी ही है, अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। इस तरीके से इसमें हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए, अब भी, अब यहाँ भी है, देखिए यहाँ पे ये सारी चीजें जो है ये निपात के हैं जो प्रयोग किए गए हैं। चश्मा तो है। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहते थे। इसमें निपात छाटना है। कुछ न कुछ, तुम हमेशा कुछ न कुछ मांगते ही रहते हो, यहाँ ही है, ये ही है, निपात छाटना है आपको। ये उत्तर है, यहाँ पे ख नंबर है, ये क नंबर है और ये दूसरा यहाँ ख है। यहाँ को और ही का प्रयोग किया गया, यहाँ कुछ का प्रयोग किया गया। राकेश को ही हमेशा अच्छे अंक मिलते हैं, राकेश को ही, यहाँ पे भी ही है, बलाघात दिया गया है, इसे निपात कहते हैं, निपात, इसमें बल देकर किसी कार्य को कहा गया हो। तो था, इसमें ग में जो है वह तो और था है। रास्ते में कोई सवारी तो थी नहीं, ये भी है, इसमें भी ही का प्रयोग किया गया है, थी का प्रयोग किया गया है, तो का प्रयोग किया गया है। घ, अब भी
इसमें है अब भी बाजार नहीं गए। यहाँ पे भी अब और भी का प्रयोग है। इसमें भी दिया है मैं इस समय में तुम्हें अधिक मेहनत करना जाऊंगा है। इसमें दिया गया है, देखिए 12 का क्वेश्चन है जो उसने मेरे कमरे की ओर झांका तक नहीं, ऐसे भी बना सकते हो। या फिर मैं इस समय में तुम्हें अधिक मेहनत करना अधिक मेहनत करना, यहाँ आ की मात्रा रहेगी, अधिक मेहनत करना चाहिए, ये भी है। इस तरीके से निपात शब्दों जिसपे बलाघात किया गया है, बल दिया गया हो, उसे निपात हम कहते हैं। क्वेश्चन 13 है निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाची में बदलिए। कर्मवाची जहाँ पे कर्ता या कर्म, जहाँ कर्ता के साथ जहाँ कर्म की प्रधानता होती है वहां पे कर्मवाच्य होता है। कर्म की प्रधानता होने पर कर्मवाच्य होता है और कर्ता की प्रधानता होने पर कर्तृवाच्य होता है। वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता। पान वाला नया पान खा रहा था। पान वाले ने साफ बता दिया था। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। इसका है नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। हालदार साहब ने चश्मे वाली के देशभक्ति का सम्मान किया। इसका उत्तर है, देखिए इसमें आपको बदलना है कर्मवाच्य में उसके द्वारा। ये द्वारा जो है यही आपको लगाना है, से और द्वारा ही जो कर्मवाच्य बदलते समय लगाना चाहिए। अगर आप ये जो चिन्ह है अगर याद रखते हैं तो आप आसानी से पहचान भी सकते हैं और उसको बदल भी सकते हैं। अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिया जाता है। फर्स्ट है। इसका ख है पान वाले द्वारा नया पान खाया जा रहा था। ये द्वारा यही पहचानना है आपको कर्मवाच्य लगाते समय। कर्तृवाच्य में यही ध्यान देना है, कर्मवाच्य में आपको ध्यान देना है कि कर्म की प्रधानता होगी। जब भी कर्तृवाच्य अगर है तो कर्ता की प्रधानता है, और जब कर्मवाच्य पूछे तो कर्म की प्रधानता है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य 3 होते हैं। तो इसमें आपको पूछा गया है कि कर्मवाच्य में बदलना है। जहाँ पे कर्म की प्रधानता होती है वहीं पे कर्मवाच्य होता है। तो यहाँ में कर्मवाच्य में जब भी बदलेंगे तो द्वारा से का प्रयोग करते हैं। पान वाले द्वारा साफ बता दिया गया, यहाँ द्वारा भी फिट कर दिया गया है। ऐसा भी है मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, सोहन के द्वारा पुस्तक लिखी गई। मोहन ने पुस्तक लिखा वो नहीं होगा, लेकिन द्वारा जब लग जाता है तब ऑटोमेटिक वह कर्म की प्रधानता है और कर्मवाच्य हो जाता है। ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारे गए। तो इसमें भी देखिए द्वारा, ये बस इतना ही चिन्ह आपको याद रखना है कि द्वारा है। अगर आप द्वारा है तो आप समझ जाइए कि कर्मवाच्य बदलते समय और कर्मवाच्य लिखते समय आप इसका ध्यान देंगे तो आसानी से आप कर्मवाच्य बदल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। है नेताजी द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया। यहाँ पे देखिए नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, लेकिन यहाँ पे फिर हमें चेंज करना है, इसे कर्मवाच्य में बदलना है। तो हम सीधा बदल देंगे नेताजी द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया। ये द्वारा यही कर्मवाच्य की पहचान है और यही एग्जाम में हमें मुश्किल पैदा करते हैं और पूछा भी जाता है। जहाँ कर्म की प्रधानता हो वहाँ कर्मवाच्य है, जहाँ कर्ता की प्रधानता हो वहाँ कर्तृवाच्य है, जहाँ भाव की प्रधानता है वहाँ भाववाच्य है। नीचे लिखे वाक्यों को भाववाच्य में बदलिए। जैसे जैसे अब चलते हैं, अब चला जाए, माँ बैठ नहीं सकती, मैं देख नहीं सकती, चलो अब सोते हैं, माँ रो भी नहीं सकती है। ये जितने भी हैं इसको हमें भाववाच्य में बदलना है। अभी हमने कर्मवाच्य में बदला है, अब इसके हम भाववाच्य में बदलेंगे। इसमें कर्तृवाच्य नहीं दिया है। कभी कभी कर्तृवाच्य देता है उसको कर्म में बदलना होता है, कभी कभी कर्मवाच्य देता है उसे हमें कर्तृवाच्य में, और कभी कर्मवाच्य को भाववाच्य में भी बदलना पड़ता है। इसीलिए हमें यह ध्यान देना है कि कहाँ पे क्या प्रयोग होगा। जो कर्तृवाच्य होता है वह सरल सिंपल वर्ड्स होता है, वाक्य होता है,
लेकिन जब कर्मवाच्य है तो वहां से द्वारा का प्रयोग किया जाता है, और जब भाववाच्य आ जाता है तो वहां नकारात्मक चीजों का प्रयोग, जिसे नहीं का प्रयोग होगा। जैसे माँ से बैठा नहीं जाता, हमसे लिखा नहीं जाता, हमसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे देखा नहीं जाता। इस तरीके से हम बना सकते हैं। हमसे चला नहीं जा सकता, हमसे स्कूल जाया नहीं जा सकता। अगर भाववाच्य बदलना है, अगर आपसे पूछा जाता है कि भाववाच्य में कैसे बदलेंगे, तो आप, टीचर अगर पूछता है कि आप भाववाच्य में कोई वाक्य बदल के दिखाइए, हमने कहा आपको कि आप जल्दी से लेसन कंप्लीट कर दीजिए नेताजी का चश्मा, तो आपने कहा मैम हमसे लिखा नहीं जाता, हमसे लिखा नहीं जाता। थैंक यू, धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।